हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमारी रफ्तार सीरीज चल रही है जो कि 5000 वन लाइनर क्वेश्चन है जो कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए हैं, वो सभी ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं या फिर जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। तो ये जो हमारी सीरीज है इसमें हमने 2 क्लासें कंप्लीट कर ली हैं जिसमें कि हमारे 200 क्वेश्चन जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। तो आज हमारी नेक्स्ट क्लास है जिसमें हमारा 201 से क्वेश्चन आज स्टार्ट होंगे। आई होप कि क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी साबित हो और आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आए। क्लासेस आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जो कि 2023 जिसके फॉर्म अभी सबमिट हुए हैं उसके बारे में हमारी नेक्स्ट क्लास। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे क्वेश्चन से, द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई थी। जो सेकंड बौद्ध संगीति हुई थी वो किसके शासन काल में हुई थी। जब ये द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी उस समय किसका शासन चल रहा था, तो उस समय कालाशोक का शासन था। यानी कि जब द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी उस समय कालाशोक का शासन था। द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी। जो द्वितीय बौद्ध संगीति थी उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। तो जो द्वितीय बौद्ध संगीति थी उसकी अध्यक्षता सवाकामी के द्वारा की गई थी। जो द्वितीय बौद्ध संगीति थी उसकी जो अध्यक्षता की गई थी वो सवाकामी के द्वारा की गई थी। कनिष्क के शासन काल में कुंडल वन में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी। जब कनिष्क का शासन काल चल रहा था उस समय जो बौद्ध संगीति हुई थी उस समय कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी, मतलब वो कौन सी बौद्ध संगीति थी। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी जो कि प्रथम ईसवी शताब्दी में हुई थी। जब कनिष्क का शासन काल था उस समय जो बौद्ध संगीति हुई थी वो थी फोर्थ बौद्ध संगीति यानी चतुर्थ बौद्ध संगीति। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था। जो नंद वंश था उसका जो सबसे अंतिम शासक था वो कौन था। तो नंद वंश का सबसे अंतिम शासक घनानंद था। नंद वंश का सबसे अंतिम शासक घनानंद को कहा जाता है। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी। जो मौर्य वंश था उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश की स्थापना की गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था। जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो किस धर्म को मानने वाला था, किस धर्म का अनुसरण करने वाला था। तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह किसकी पुत्री कार्नेलिया से हुआ था। यानी जो चंद्रगुप्त का विवाह हुआ था वो कार्नेलिया से हुआ था। कार्नेलिया किसकी पुत्री थी। तो कार्नेलिया सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी। जो कार्नेलिया थी वो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मगध साम्राज्य का राजा कौन बना। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद में या चंद्रगुप्त मौर्य ने जब अपना शासनकाल कंप्लीट कर लिया उसके बाद में मगध का जो राजा बना था वो कौन बना था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में मगध साम्राज्य का राजा कौन बना। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार मगध साम्राज्य का राजा बना। अमित्रघात के नाम से किसे जाना जाता है। जो अमित्रघात नाम है उस नाम से किसे जाना जाता है। तो बिंदुसार को अमित्रघात कहा जाता था। बिंदुसार को अमित्रघात कहा जाता था। बिंदुसार के बाद मगध साम्राज्य की राजगद्दी पर कौन बैठा। जब बिंदुसार का शासनकाल समाप्त हो गया उसके बाद में जो मगध साम्राज्य था उसकी राजगद्दी पर कौन बैठा या वहां का जो साम्राज्य था उसको किसने संभाला। तो अशोक ने मगध का साम्राज्य संभाला। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कि बौद्ध धर्म का बहुत ज्यादा प्रचार हो सके, पूरे वर्ल्ड में बौद्ध धर्म बहुत अच्छे से फैलाया जा सके, उसके लिए उसने अपने पुत्र जिसका नाम था महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को कहां पर भेजा था। तो श्रीलंका के अंदर बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अशोक ने अपने पुत्र एवं पुत्री को भेजा था। अशोक के किस शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है। अशोक का कौन सा शिलालेख था जिसमें धम्म के बारे में व्याख्या की गई है। तो 11वें शिलालेख के अंदर अशोक ने धम्म की व्याख्या की है। उसके बाद है, अशोक ने शिलालेखों की संख्या कितनी है। जो अशोक के शिलालेख थे उनकी टोटल जो संख्या है वो कितनी है। तो वो है 14। अशोक के जो शिलालेख हैं उनकी टोटल संख्या है 14। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है। जो अशोक के स्तंभ लेख हैं उनकी संख्या कितनी है, 7। अशोक के शिलालेखों की संख्या है 14, अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या है 7।
सिकंदर किसका शिष्य था? जो सिकंदर था वो किसका शिष्य था? तो अरस्तु का शिष्य था। जो सिकंदर था वो अरस्तु का शिष्य था। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? जो शुंग वंश था उसका जो अंतिम शासक था वो कौन था? तो देवभूति शुंग वंश का अंतिम शासक माना जाता है। कण्व वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जो कण्व वंश था उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वासुदेव के द्वारा कण्व वंश की स्थापना की गई थी। कण्व वंश की स्थापना किसने की थी? जो कण्व वंश है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वासुदेव के द्वारा कण्व वंश की स्थापना की गई थी। कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था? जो कण्व वंश था उसका जो सबसे अंतिम शासनकाल रहा, जो सबसे लास्ट में जिसका शासनकाल चला वो था सुशर्मा। सुशर्मा का शासनकाल सबसे लास्ट टाइम तक चला, जो उसका अंतिम शासक माना जाता है। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? जो सातवाहन वंश है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सिमुक के द्वारा सातवाहन वंश की स्थापना की गई थी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम किस प्रकार से है? यानी जो इंडिया पर एक एक करके जो आक्रमण होते रहे थे, उन आक्रमण में मतलब किन आक्रमणकारियों का कौन सा नंबर रहा, किस प्रकार से रहा? तो सबसे पहले यूनानियों ने इंडिया के ऊपर आक्रमण किया, उसके बाद शक ने, उसके बाद पल्लव ने, उसके बाद कुषाण ने। यानी इस प्रकार से इनका क्रम रहा, यूनानी, फिर शक, फिर पल्लव, फिर उसके बाद कुषाण। उसके बाद है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? जो गुप्त वंश था उसका संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है। गुप्त वंश का प्रथम सम्राट कौन बना था? तो चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का प्रथम सम्राट बना था। गुप्त वंश का प्रथम सम्राट कौन बना था? चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? जो गुप्त संवत स्टार्ट किया गया था उसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा ही गुप्त संवत की शुरुआत की गई थी। हीनयान तथा महायान किस धर्म के दो भाग हैं? जो हीनयान और महायान जो दो भाग माने जाते हैं वे किस धर्म के माने जाते हैं? तो बौद्ध धर्म के माने जाते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त वंश का शासक कौन बना? चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में जो गुप्त वंश का शासक बना वो कौन बना? तो समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त के प्रथम के बाद में गुप्त वंश का शासक बना। किस शासक भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ऐसा कौन सा शासक था जिसे भारत का नेपोलियन के नाम से संबोधित किया जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के नाम से संबोधित किया जाता है। हरिसेन किसके दरबार में कवि थे? जो हरिसेन थे वो किसके दरबार में कवि थे? तो समुद्रगुप्त के दरबार में हरिसेन कवि के रूप में रहते थे। कनिष्क किस वंश का शासक था? जो कनिष्क था वो किस वंश का शासक था? तो कुषाण वंश का शासक था। कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा जाता था? जो गुप्त काल था उसमें जो स्वर्ण मुद्राएं थी उनको किस नाम से संबोधित किया जाता था? तो उन्हें दीनार कहा जाता था। गुप्त वंश में जो स्वर्ण मुद्राएं थी उनको दीनार के नाम से संबोधित किया जाता था। गुप्त सम्राट किसके अनुयायी थे? जो गुप्त सम्राट हैं वो किसके अनुयायी थे? तो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। जो गुप्त सम्राट हैं वो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध कवि कौन था? जो चंद्रगुप्त द्वितीय था उसके शासनकाल में जो संस्कृत भाषा है, जो संस्कृत भाषा के बारे में अधिक ज्ञान रखने वाले लोग थे, उनमें जो सबसे प्रसिद्ध कवि था वो कौन था? तो महाकवि कालिदास को चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत का सबसे बड़ा कवि माना जाता था। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? जो हर्यक वंश था उसका संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार को हर्यक वंश का संस्थापक माना जाता है। राष्ट्रकूट वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था? राष्ट्रकूट जो वंश था उसका सबसे अंतिम शासक किसे माना जाता है? तो कृष्ण तृतीय को राष्ट्रकूट वंश का सबसे अंतिम शासक माना जाता है। महाराष्ट्र में स्थित एलोरा एवं एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण किस शासकों के शासनकाल में हुआ था? जो महाराष्ट्र में स्थित है एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं जो कि महाराष्ट्र के अंदर हैं, वो किसके शासनकाल में उनका निर्माण हुआ था? तो राष्ट्रकूटों का जो शासनकाल चल रहा था उस समय एलोरा और एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण हुआ था। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? जो कल्याणी के चालुक्य वंश थे उनकी स्थापना किसने की थी? तो तैलप द्वितीय के द्वारा चालुक्य वंश की स्थापना की गई थी। बातापी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो राजा जय सिंह ने बातापी के चालुक्य वंश की स्थापना की थी। पुलकेशिन प्रथम तथा पुलकेशिन द्वितीय, विजयादित्य तथा कीर्तिवर्मन किस वंश के राजा थे? जो पुलकेशिन प्रथम थे, पुलकेशिन द्वितीय थे, विजयादित्य थे तथा कीर्तिवर्मन थे, वो किस वंश के राजा थे? तो चालुक्य वंश के थे, जो कि एक बातापी वंश के रूप में था। उस वंश के वो राजा थे, चालुक्य बातापी वंश के राजा थे।
वेंगी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? जो वेंगी के चालुक्य वंश था उसके जो संस्थापक माने जाते हैं वो कौन थे? वो थे विष्णुवर्धन। वेंगी के चालुक्य वंश के जो संस्थापक थे वो थे विष्णुवर्धन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल वंश का संस्थापक कौन था? जो चोल वंश था उसका संस्थापक कौन था? तो बिछयालय चोल वंश का संस्थापक था। चोल वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तो तंजावुर में चोल वंश की राजधानी हुआ करती थी। परांतक प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम तथा कुलोतुंग किस वंश के राजा थे? जो परांतक प्रथम है, राजराज प्रथम है, राजेंद्र प्रथम है तथा कुलोतुंग वो किस वंश के राजा थे? तो चोल वंश के राजा थे। तंजौर का राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जो तंजौर का राजराजेश्वर शिव मंदिर था उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो राजराज प्रथम के द्वारा तंजौर के शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया था। चोल काल किसी विद्यालय का रखरखाव भूमि को क्या कहा जाता था? जो चोल काल था उसमें अगर किसी भी विद्यालय का रखरखाव किया जाए, उसकी भूमि का रखरखाव किया जाए तो उसे क्या कहा जाता था? तो सालाभोग कहा जाता था। अगर चोल वंश में किसी भी विद्यालय का रखरखाव किया जाता था तो उसे सालाभोग कहा जाता था। चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? तो राजेंद्र तृतीय चोल वंश का अंतिम राजा था। चोल काल में सोने के सिक्के क्या कहलाते थे? तो कलंजू कहलाते थे। जो चोल काल था उसमें जो सोने के सिक्के थे उन्हें कलंजू के नाम से संबोधित किया जाता था। नटराज प्रतिमा किस काल में एक उत्कृष्ट कला है? जो नटराज की प्रतिमा थी वो किस काल की एक उत्कृष्ट कला मानी जाती है? तो चोल काल की एक उत्कृष्ट कला नटराज की प्रतिमा को माना जाता था। चोल काल में विष्णु के उपासक क्या कहलाते थे? जो चोल वंश था, चोल काल चल रहा था, उस समय जो लोग विष्णु की पूजा करते थे उन लोगों को क्या कहा जाता था? तो उन्हें अलवार कहा जाता था। उसके बाद है, चोल काल में शिव के उपासक को क्या कहा जाता? जैसे विष्णु के जो लोग पूजा करते थे उन्हें अलवार कहते थे, जो शिव की पूजा करते थे उन्हें नयनार कहा जाता था। विष्णु की पूजा अलवार करते थे, शिव की पूजा करने वालों को नयनार कहा जाता था। उसके बाद है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? जो पाल वंश था उसका संस्थापक गोपाल को माना जाता है। पाल वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तो मुंगेर के अंदर पाल वंश की राजधानी थी। धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल, महिपाल तथा नयपाल किस वंश के राजा थे? तो पाल वंश के राजा थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा की गई थी। ओदंतपुरी बिहार में है जो कि वो प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण किसने करवाया था? तो देवपाल ने करवाया था। पाल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? जो पाल वंश के शासक थे वो किस धर्म को मानते थे? तो बौद्ध धर्म को मानते थे। नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए किस राजा ने 5 गांव दान में दिए थे? नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए ऐसा कौन सा राजा था जिसने 5 गांव को दान में दे दिया था? तो देवपाल ने 5 गांव दान में दे दिए थे बौद्ध विहार बनवाने के लिए। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रबरदाई के द्वारा की गई थी। किसके नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण किया? किसका नेतृत्व था उस समय अरबों के द्वारा भारत पर पहला आक्रमण किया गया? तो मोहम्मद बिन कासिम के। किसके नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण किया? तो मोहम्मद बिन कासिम के। उसके बाद है, अरबों ने सिंह को किस वर्ष जीता था? तो 712 ईस्वी में अरबों ने सिंह को जीता था। अरबों के आक्रमण के समय सिंह का राजा कौन था? तो दाहिर था। 932 ईस्वी में किसने गजनी नामक साम्राज्य की स्थापना की थी? तो अलप्तगीन ने गजनी नामक साम्राज्य की स्थापना की थी। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब का शासक कौन था? तो प्रथम तुर्क आक्रमण के समय जो पंजाब का शासक था वो था जयपाल। सुबुक्तगीन कौन था? तो अलप्तगीन का दामाद था सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन कौन था? अलप्तगीन का दामाद था। महमूद गजनवी किसका पुत्र था? तो सुबुक्तगीन का पुत्र था। महमूद गजनवी किसका पुत्र था? तो सुबुक्तगीन का पुत्र था। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? जो महमूद गजनवी था उसने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो 17 बार आक्रमण किया। महमूद गजनवी ने पंजाब के शाही राजा जयपाल पर कब आक्रमण किया था? महमूद गजनवी ने जो पंजाब के शाही राजा जयपाल थे उन पर कब आक्रमण किया? तो 1001 ईस्वी में उन पर आक्रमण किया था। महमूद गजनवी ने पहली बार भारत पर कब आक्रमण किया? जो महमूद गजनवी था उसने भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया? तो 1001 ईस्वी में किया। महमूद गजनवी ने अंतिम भारतीय आक्रमण किसका विरोध किया था? महमूद गजनवी ने जो अंतिम भारतीय आक्रमण किसके विरोध में किया था? तो 17वां आक्रमण था जो कि 1027 ईस्वी में हुआ था। यह महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण था। यह आक्रमण
सिंह और सुल्तान के तटवर्ती क्षेत्रों जो जाटों के विरुद्ध था, इसमें जाट पराजित हुए थे। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो महमूद गजनवी ऐसा शासक था जिसे सुल्तान की उपाधि दी गई थी। अलवरूनी, फिरदौसी, उलवी तथा फारूकी किसके दरबारी कवि थे? अलवरूनी, फिरदौसी, उलवी तथा फारूकी महमूद गजनवी के दरबारी कवि थे। महमूद गजनवी की मृत्यु कब हुई? तो 30 अप्रैल 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई। प्राचीन भारत के बारे में जानकारी हेतु प्रमुख स्रोतों को एक धर्म ग्रंथ में कितने वेद हैं? यानी जो प्राचीन भारत के बारे में हमें जिस ग्रंथ से बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होती हैं, जिन्हें धर्म ग्रंथ कहा जाता है, उनके अनुसार वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। ऋग्वेद में हमें हमारा गायत्री मंत्र ऋग्वेद से प्राप्त होता है। उसके बाद है किस वेद से हमें आर्यों का राजनीतिक प्रणाली तथा इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है? ऐसा कौन सा वेद है जिसमें हमें राजनीतिक प्रणाली तथा इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है? तो ऋग्वेद से हमें हमारी पुरानी प्रणाली है जो कि राजनीतिक प्रणाली है, उसके बारे में पता चलता है। चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। मत्स्य पुराण से हमें किस वंश के बारे में पता चलता है? तो आंध्र सातवाहन वंश का। मत्स्य पुराण से हमें सातवाहन वंश का पता चलता है। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ठट्टा के अंदर मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली का शासक कौन बना? तो फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली का शासक बना था। फिरोज शाह तुगलक किसका बेटा था? तो गयासुद्दीन के छोटे भाई रज्जब का बेटा था। हिंदू माता से उत्पन्न पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसकी माता हिंदू थी? वो था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने इस्लामी कानूनों के द्वारा स्वीकृत कौन से कर लगाए? तो खराज, खम्स, जजिया और जकात। उसके बाद है फिरोज शाह ने कितनी कृत्रिम झीलों का निर्माण करवाया था? जो फिरोज शाह था उसने बहुत सारी कृत्रिम झीलें बनवाई थी, उनकी संख्या थी 30, यानी 30 कृत्रिम झीलों का निर्माण करवाया था। फिरोज शाह ने किस नाम से सिक्के चलाए? तो अधूदा बिक तथा संसगानी नाम से। अधूदा बिक और संसगानी नाम से फिरोज शाह तुगलक ने जो सिक्के चलाए थे। उसके बाद है किसने सैन्य सेवा को वंशानुगत बनाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने सैन्य सेवा को वंशानुगत बनाया था। फिरोज शाह ने कहां से अशोक स्तंभ मंगवाकर फिरोज शाह कोटला में स्थापित करवाया था? तो मेरठ तथा टोपरा से फिरोज शाह तुगलक ने जो अशोक स्तंभ है उसे मंगवाकर कोटला में स्थापित करवाया था। फतवा-ए जहांदारी और तारीखे फिरोज शाही की रचना किसने की थी? फतवा-ए जहांदारी तथा तारीखे फिरोज शाही की रचना किसने की थी? तो वो की थी बर्नी ने। उसके बाद है फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा किस नाम से लिखी? तो फतुआत-ए फिरोज शाही नाम से फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा को लिखा था। निजामुद्दीन आलिया किस तुगलक के समकालीन थे? तो गयासुद्दीन तुगलक के समकालीन थे। उसके बाद है सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक के द्वारा सारनाथ स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। भारत का राष्ट्र चिन्ह प्रयुक्त शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है जिसमें कि जो शब्द लिखा है सत्यमेव जयते, ये किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये मुंडकोपनिषद से लिया है। जो मुंडक उपनिषद है उससे लिया गया है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो जो आर्य शब्द है उसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है श्रेष्ठ या कुलीन। उसके बाद है किस वेद में प्राचीन वैदिक युगीन संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है? ऐसा कौन सा वेद है जिसमें प्राचीन वैदिक संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? तो वो है ऋग्वेद। उसके बाद है वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की टोटल संख्या है 4। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जो जैन धर्म है उसके प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो जो महात्मा बुद्ध थे उनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कौन सा था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल के अंदर हुआ था। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 326 ईस्वी पूर्व सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर एवं पोरस के मध्य युद्ध किस नदी तट पर लड़ा गया? सिकंदर और पोरस के मध्य जो युद्ध हुआ था वो कौन सी नदी के तट पर लड़ा गया था? तो झेलम नदी के तट पर सिकंदर और पोरस के बीच में युद्ध लड़ा गया था। उसके बाद है मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो गिरिव्रज मगध की प्रथम राजधानी मानी जाती थी। तो ये थे हमारे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस ईयर में कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि देखे गए हैं। आई होप ये क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी और आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लग रही है, किस टॉपिक पर आपको क्लास के कौन से क्वेश्चन चाहिए। आपको बहुत जल्दी ही इसकी जो थ्योरी क्लासें हैं वो भी प्रोवाइड करा दी जाएंगी और जितने भी PYQ हैं वो प्लस
आपको जो मॉक टेस्ट हैं वो आपको पर डे करा दिए जाएंगे। आई होप ये क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी, और कोई भी अगर क्लास में कमी लगती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अभी हमारी इस क्लास में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।